जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जिसमें आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्ट फॉर ऑफेंसेस। ओके, कि जो कन्विक्ट होते हैं ना किसी भी ऑफेंस के लिए, उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोटेक्शन दिया गया है, इसके बारे में हम आज करेंगे बात। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन। ओके, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि आर्टिकल 20 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या ग्रांट करता है। वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट तो अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें समझना थोड़ा सा जरूरी है। पहले तो हम ये समझेंगे कि आर्बिट्री एंड एक्सेसिव, सॉरी थोड़ा हाईलाइट ज्यादा हो गया, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट होता क्या है। पहले हम ये समझेंगे कि आर्बिट्री पनिशमेंट क्या होता है, दूसरा हम ये समझेंगे कि एक्सेसिव पनिशमेंट क्या होता है। आर्टिकल 20 का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है, और बहुत अगर हम बारीक से नहीं समझे तो हमें कम से कम आर्टिकल 20A तो समझ में नहीं आने वाला है ना। तो मैं बहुत ही एक्सप्लेन करके इसको समझाने जा रही हूँ, और आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को ठीक से समझ में आया है कि नहीं वो कमेंट करके बताइएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और इस आर्टिकल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी आपको इसके क्लियरिटी समझ में आएगी। एंड देन आपको पता चलेगा कि ये जो आर्टिकल है वो कितना इम्पोर्टेंट है हर इंसान को जानने के लिए, कि कभी कभी लोगों पे हो जाते हैं झूठे केस वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या प्रोटेक्शन है एंड क्या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट पहले तो क्या होता है। तो आर्बिट्री पनिशमेंट का मतलब होता है कि कोई भी पनिशमेंट दे दिए, जैसे पनिशमेंट का लॉ बन गया अपना 5 साल का, हम सुना दिए 10 साल का। एक्सेसिव मतलब हो गया कि आपको कुछ, मतलब एक्सेसिव का ये वर्ड से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि एक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि मान लो कि बोल दिया कि भाई आपने एक ऐसा कुछ कोई ऐसा एक्ट किया है तो आपको जुर्माना लगेगा 5,000, मतलब अकॉर्डिंग टू एक्ट, बट आपको कह दिया गया नहीं आप 50,000 दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक्सेसिव हो गया। कि मतलब अगर आपको कोर्ट भी सुना रही है कोई भी, हमें पता है कि हमारी जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीनों एक दूसरे को ओवर रूल करते हैं, ये तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो ये जो आर्टिकल 20 है ना, ये जुडिशरी पे बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस ही रखता है कि ये किसी भी तरीके की आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट से किसी भी अक्यूज पर्सन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। कि कोई भी उसको ऐसा आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं सुनाया जाएगा किसी भी अक्यूज पर्सन को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 21 है ये हमारे सिटीजन को भी मिलता है, फॉरेनर्स को भी मिलता है, एंड लीगल पर्सन को भी मिलता है। लीगल पर्सन क्या होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है ऊपर। आपने अगर आगे की क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर जाइए और उन क्लास को देखिए, तब आपको एक सीक्वेंस में चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि आर्टिकल 20 जो है वो सिटीजन को मिलता है, फॉरेनर को मिलता है, दोनों को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, या फॉरेनर या लीगल पर्सन है ना। या तो ये आ सकता है ऑप्शन में कि आर्टिकल 20 जो है ये किसको किसको प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, सिटीजन को करता है, फॉरेनर को करता है, लीगल पर्सन को करता है, इलीगल पर्सन को करता है, सबको करता है, किसी को नहीं करता है। तो आपको ये बारीकी पता रहनी चाहिए, ये आपको जो इसका स्पेसिफिक चीजें हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट कंटेन 3 प्रोविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट को आपको समझना है। ये पॉइंट में बेसिकली ये जो ए नंबर का पॉइंट है ना कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट जो मुझे सबसे इजी लगा आप लोगों को समझाने के लिए वो मैंने नोट किए हैं यहाँ पे, और मैं इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का पॉइंट है। ओके, तो जो आर्टिकल 20 है ना उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो ए है क्लॉज,
वो क्या करता है बेसिकली, इसमें 3 प्रोविजन है। जो हमारा आर्टिकल 20 है उसमें 3 प्रोविजन है, और इसमें पहला हो गया अपना नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ओके, तो पहले तो यहाँ पे नो है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता क्या है ना। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वो लॉ होता है कि जो बना है किसी भी डेट से, और वो लागू अपने पिछले डेट से होगा। जैसे अब ऐसा कौन सा लॉ है, जैसे मान लीजिए कि अभी ये हो गया कि मान लीजिए अभी ये हो गया कि फिलहाल में क्या कानून है, फिलहाल में ये कानून है कि अगर आप किसी को किडनैप करते हैं, आप तो क्या किडनैप करेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करिए, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो किसी को किडनैप करता है, हाँ, तो उसको क्या होता है, आज की डेट में है कि उसको कुछ साल की सजा होती है कि 7 साल 8 साल 14 साल, मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 7 साल की सजा होती है। अगर कोई किडनैपिंग का केस है और कोई किडनैपर है तो उसको 7 साल की सजा का प्रोविजन है प्रेजेंट डे में। ओके, तो वो आज किसी को किडनैप कर लिया अब, और आज का ये सिनेरियो चल रहा है। अब आज के 10 साल बाद, है ना, आज के 10 साल बाद मान लीजिए कि 2030 में क्या होता है, 2030 में या 2035 में क्या होता है कि अब ये रूल बन जाता है कि भाई जो किडनैप करेगा उसको हम देंगे फांसी। अब उसको होगी सजा वजह कुछ नहीं, अब उसको मिलेगी फांसी। तो जब 2035 में ये प्रोविजन बन जाएगा कि जो किडनैपर है उसको फांसी दी जाएगी, तो क्या उन सारे लोगों को फांसी दे दी जाएगी जो कि 2035 के पहले भी किए हैं किडनैपिंग, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी उम्र कैद की या जो 7 साल की 14 साल की जो सजा है वो सजा काट के निकल गए होंगे और चले गए होंगे और अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे, तो क्या उनके पे भी लागू हो जाएगा? तो जो चीजें अपने पिछले डेट से लागू हो जाती हैं उसको कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोविजन जिसका प्रभाव पिछले डेट से ही पड़ना चालू हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने या किसी ऐसे जो कोई भी ऐसा अक्यूज है उसने कर लिया है, सजा काट लिया है, क्या कर लिया नहीं कर लिया, हालांकि उसमें केस चलता रहेगा, लोग कोर्ट जाते रहेंगे, आप उस पर पिटिशन डालते रहेंगे, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन प्रोविजन क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो समझ में, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर लिखा है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब, तो इसका क्या कहना है, क्या मतलब है। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होगा, कि अगर कोई भी कन्विक्ट है, कोई भी पर्सन है जिसको कन्विक्ट बता दिया गया है, उसको जितनी सजा उस टाइम में जितनी सजा का प्रोविजन है उतना ही सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को आज सजा सुना दिया गया 5 साल बाद, 2 साल बाद हम कोई और प्रोविजन सुना दिए तो फिर उसका हम बढ़ा दिए और कह दिए कि नहीं हमारा हो जाएगा इतना साल। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं कि क्या इसमें एक्सप्लेन क्या किया है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का में। No person shall be convicted for any offence except for violation of law in force at the time of commission of the act। पहले इसको समझ लेते हैं। No person shall be convicted for any offence, okay? कि कोई भी पर्सन, no person shall be convicted for any offence except for violation of law in force at the time of commission of the act, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो कि कन्विक्ट हो चुका है उसको किसी भी कोई भी ऐसा ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जा सकती, या कोई भी ऐसे ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट नहीं घोषित किया जा सकता है जो उस टाइम पीरियड में न रन करता हो, या जो उस टाइम पीरियड में वैसा लॉ न फोर्स हुआ हो। चलिए, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा समझने में क्रिटिकल है कि पहले तो ये है कि इसको किस तरीके से समझा जाए कि कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, की कमीशन कब हुआ है एक्ट उसके टाइम में फोर्स कैसे होगा पर्सन का। तो इसको हम थोड़ा इजी करते हैं। इजी कैसे करेंगे, इजी करते हैं ये नीचे का पॉइंट पढ़ के कि इसमें क्या है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है
कि नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी एक्ट, इसका जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, इसका मेन जो मीनिंग है, जो आपको समझना चाहिए, है ना, जो आप मान लीजिए कि ये लक्ष्मीकांत का थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है यहाँ पे, और अगर आपको ये चीजें नहीं, पहले तो मैंने इसको ही समझा दिया कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको कन्विक्ट घोषित कर दिया गया है या वो कन्विक्ट हो गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, तो उसको ऐसा ऐसा कोई भी सजा नहीं दी जा सकती, ऐसा कोई भी उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीजें, उसको ऐसे प्रोविजन का कन्विक्ट नहीं बनाया जा सकता जो उस टाइम के लॉ में ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो लॉ उस टाइम पे फोर्स होगा, जो प्रोविजन उस टाइम फोर्स में रहेगा, उस टाइम प्रोविजन रहेगा, उस टाइम वो लागू हो रहा होगा, उस एक्ट के लिए उस कन्विक्ट को वही प्रोविजन बताया जाएगा। ओके, बताया जाएगा। चलिए इसको और इजी करके समझाते हैं कि नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी एक्ट, कि कोई भी पर्सन कन्विक्ट नहीं होगा ऐसे एक्ट के लिए जो कि ऑफेंस नहीं है उस टाइम पे जिस टाइम की उसने ये ऑफेंस जिस टाइम की उसने किया है, जिस टाइम की उसने ये ऑफेंस किया है उस टाइम पे वो जो प्रोविजन है वो ऑफेंस में काउंट ही नहीं होता है ना, उसको तो किसी भी पर्सन को नहीं, इस तरीके का कन्विक्ट उसको नहीं माना जाएगा। अब इसको और इजी करके समझाती हूँ आप लोगों को, फिर दोबारा हम ये पॉइंट को पढ़ेंगे, तब आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी बारीकी से, है ना। क्या लिखा है इसमें कि नो वन, और आप ये ना लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड याद कर जाइए एकदम अच्छे से, कि अगर एक कभी भी मेंस में आ गया लिखने को या कभी भी एक्सप्लेन करने को आ गया तो आपको ये पॉइंट, बेशक कि लक्ष्मीकांत का पॉइंट आपको नहीं याद रहेगा लेकिन ये पॉइंट आपको जरूर याद रहेगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। कि मान लीजिए, अब एग्जांपल ये बता रही हूं कि मान लीजिए कि आज के डेट में क्या है, आज के डेट में प्रोविजन ये है कि भाई आप अगर रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए आज के डेट में ये क्या है कि अगर आप कोई भी पेड़ काट रहे हैं, कोई भी पेड़ इन द ट्राइबल और प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं, थोड़ा इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके बताते हैं, ये चलो जनरल लाइफ से कनेक्ट करके बताते हैं कि मान लीजिए आज के टाइम में क्या है कि यूट्यूब या कोई भी ऑनलाइन मीडिया या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखना कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाता है। आप चाहे दिन भर देखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को, है ना, कोई कुछ नहीं है। अब कल गवर्नमेंट क्या करे कि एक प्रोविजन बना दे, एक लॉ ला दे कि भाई 4 घंटे से ज्यादा अगर किसी ने यूट्यूब देखा तो उसको होगी 5 साल की सजा, है ना। तो अब क्या है कि जो मान लीजिए कि ये प्रोविजन आया कब से, ये प्रोविजन आया 2 जनवरी 2025 से। तो क्या जनवरी 2025 के पहले जितने लोग यूट्यूब पे देख चुके होंगे उतना घंटे चैनल, उतने घंटे अपना वीडियो, तो क्या उन सारों को कन्विक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे प्रोविजन क्या देता है हमें, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी लॉ जब भी फॉर्म होगा, कोई भी पनिशमेंट का लॉ जब भी फॉर्म होगा तो वो उसी डेट से लागू होगा जिस डेट से वो फॉर्म हुआ है, ना कि पोस्ट किसी भी पिछले दिन से, या किसी भी, जैसे आज कोई चीज है, आज कोई ऐसा प्रोविजन है। एक दूसरा एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए कि आज कोई ऐसा आज है कि आज अभी क्या हमारे देश में बहुत हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट चलता है, जबकि पिछली गवर्नमेंट में ऐसा कुछ इतना प्रोविजन था नहीं, अभी ये हो गया। अब आज तो ये है कि आज तो ये है कि भाई आप मंदिर जाइए नहीं जाइए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को, वो आपकी अपनी पर्सनल श्रद्धा है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप लोग उसको रिलेट कर पाओ। अब आप दोबारा ऑफेंस मत हो जाना कि अरे मंदिर जाने को बोल दिया तो हमारा आर्टिकल 21 है, ये 20 में कैसे समझा दिया है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कि मैं इतना इजी एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आप लोग उससे रिलेट कर पाए अपने चीजों को, है ना। तो मान लो कि आज तो ये है कि मंदिर जाना, कोई मंदिर अगर जो नहीं जाए, चाहे जाए जो मर्जी करे, वो उसका पर्सनल हो गया कि हमारा सेकुलर स्टेट है ना। बट कल को कोई ऐसी और कुछ ऐसी बहुत तगड़ी टाइप की, तगड़ी इन द सेंस कि बहुत ऑर्थोडॉक्स, या ऑर्थोडॉक्स तो क्या ही, जो भी आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा चाइनीज टाइप के गवर्नमेंट आ जाए, जैसे चाइना में गवर्नमेंट है कि मतलब बहुत ज्यादा एकदम कंसाइज और एकदम ऐसे। अब वैसी कोई गवर्नमेंट आ जाए और वैसा इंडिया का, खैर होगा नहीं वो सब, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, कि अब वो स्थिति आ जाए। अब गवर्नमेंट रूल बना दे कि भाई मंदिर जो इंसान नहीं गया एक दिन में एक बार तो जाना ही जाना है। जो इंसान मंदिर एक दिन में एक बार भी नहीं, मंदिर मेरा कहने का मतलब है जो जिस भी रिलीजन का होगा, उसका जो भी अपना वर्शिप का होगा प्लेस, जैसे मुस्लिम हो गए तो अब मस्जिद हो गया, हिंदू हो गए तो मंदिर हो गया, जैन बुद्ध हो गए तो उनका अपना क्या श्राइन वगैरह टेम्पल जो भी होता है वो हो गया, गुरुद्वारा हो गया, जो जो भी जिस रिलीजन का है वो अपना मान ले, है ना। कि अब मान लो ये नियम बन गया कि भाई एक दिन में एक बार अगर तुम मंदिर नहीं गए तो होगी तुमको फांसी। सीधे सीधे समझ लो, एक्सट्रीम पे चलो चलते हैं, हाँ, कि होगी तुमको फांसी। अब क्या हो गया, तो क्या ये प्रोविजन कब से लागू होगा? जिस दिन से ये प्रोविजन बना है, मान लो आज बन गया, अब इसका तो ये होगा ना कि अब उस दिन से ही लागू होगा कि इस दिन से आप अगर मंदिर नहीं गए एक बार तो आपको हो सकती है फांसी। लेकिन अब इतने साल से जो लोग मंदिर नहीं गए कभी नहीं गए, साल में एक बार गए, दो बार गए, तो क्या उनको भी फांसी हो जाएगी? तो ये नहीं होगा, हालांकि प्रैक्टिकल भी नहीं है और होगा भी नहीं। मतलब समझाने का तरीका यह है कि प्रोविजन ऐसे हैं कि अब वो चीजें नहीं हो सकती हैं। आप अपने लॉ को पोस्ट पिछली तारीख से इम्पोज नहीं करोगे किसी भी कन्विक्ट पे, किसी भी ऑफेंसिव पर्सन पे। ओके, समझ। एक और एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ, जैसे मान लो नोटबंदी वाला तो अभी हुआ था कुछ साल पहले, तो आप लोग को थोड़ा जहन में होगा नोटबंदी का सिस्टम। तो नोटबंदी का जो आया था प्रोविजन, वो क्या क्या बोला था कि इस डेट से आपके पास 2000 के और 500 के ये वाले करेंसी के नोट नहीं होंगे, है ना। हालांकि उसमें गवर्नमेंट ने, आरबीआई का रूल था, उसने पैसे वापस ले लिए, ये कर दिया वो कर दिया, वो एक अलग है। बट आप समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए कि ये बोल दिया कि भाई आप एक ये है कि आपको 2000 से 500 का 500 और 2000 के नोट इस टाइप के और इस सीरीज के नोट आपके पास नहीं होने चाहिए। तो नहीं होने चाहिए तो कब से नहीं होने चाहिए? अब तो ये नहीं कह सकते कि वो क्या प्रोविजन था कि 8 सितंबर शायद डेट था, 8 सितंबर और कुछ, इसमें इस आज के बाद ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसे बोल दिया पीएम ने अपने, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि उस दिन से ये प्रोविजन लागू होगा। उसके पहले से जिनके जिनके पास है वो जा सकते हैं बैंक में, उसको मतलब चेंज करवा सकते हैं, उसके लिए दूसरा नोट ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि आज हम प्रोविजन बनाए तो पिछले डेट से ही पूरा लागू कर दिया कि अब जिसके पास है उसका कुछ होगा ही नहीं। तो आशा कर रही हूँ कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि पहला पॉइंट क्या बताया गया है अपने नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में। वो यही बताया गया है कि कोई भी कन्विक्ट है, कोई भी ऐसा पर्सन है, उसको किसी भी ऐसे एक्ट के लिए नहीं कन्विक्ट बनाया जा सकता है जो, जब उसने ऑफेंस किया है वो उस टाइम पे वो जो उसने एक्ट किया है वो उस टाइम पे कोई भी ऐसा पनिशेबल ऑफेंस हो ही ना। जैसे आज है, आज किसी को आप एक थप्पड़ मार दीजिए, कोई उस पे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है कि आप चले जाएंगे जेल, आपको उम्र कैद की सजा हो जाएगी, नहीं होने वाला है ना। मान लो कल को कोई नियम बना दे कि नहीं भाई, अगर तुमने किसी को एक थप्पड़ मारा अब तुम जाओगे जेल। अब होगा ये, आप इसको डोमेस्टिक वायलेंस के केस से भी जोड़ सकते हैं कि पहले क्या था, पहले डोमेस्टिक वायलेंस का केस में ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस ही नहीं था, है ना। लोग इतने अपनी वाइफ को मार रहे थे, अपने जो भी इन लॉज थे ये वो बहुत एक दूसरे के प्रति चल रही थी चीजें, है ना। तो फिर एक
रूल आया कि नहीं अभी ये क्या चीज होगी, ये होगी कोई ऐसा ऑफेंस हो गया, बहुत ही मतलब क्रूएल ऑफेंस हो गया, इसको आप करोगे तो बहुत ही लंबी सजा हो जाने वाली है ना। तो तब से अब वो प्रोविजन कब से लागू हुआ, क्या उसके पहले जितनी लड़कियां जला के और वगैरह करके जहर देके या जिस भी तरीके से जितनी हाउसवाइफ्स को की डेथ की हाउसवाइफ तो नहीं कह सकते हैं, जितनी भी मैरिड का हो चुका है डेथ, क्या वो उनके भी लॉ पे होगा, या जितना पहले हो चुका है और जो कन्विक्ट है उसको सजा हो गई है, वो सजा काट भी लिया है, वो काट के चला भी गया है, क्या वो उस पे लागू होगा, कि जो जब से प्रोविजन बना है तब से लागू होगा। तो जब से प्रोविजन बना है तब से लागू होगा, है ना। देखिए मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है, तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में और ध्यान देके समझने की जरूरत है ना। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। पहला पॉइंट क्या है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। ओके, कि कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी ऐसे किसी भी लॉ के लिए कन्विक्ट नहीं घोषित किया जा सकता है, ऐसे किसी भी वायलेशन ऑफ लॉ के लिए कन्विक्ट नहीं घोषित किया जा सकता है जो उस टाइम फोर्स में हो ही ना, जो उस टाइम ऐसा कमीशन हो ही ना कि ये कुछ ऑफेंसिव है। ओके, चलिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पे ये बताया गया है, सब्जेक्ट टू अ पेनाल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। पता है थोड़ा टफ है, थोड़ा सा चीजें समझने लायक है, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, सब्जेक्ट टू अ पेनाल्टी greater than that prescribed by the law in force at the time of the commission of the fact. Okay, चलिए इसको और इजी करके समझते हैं, इसमें क्या बताया गया है, no one can be given punishment greater than that what was provided in the law prevalent at the time of its commission. Okay, अब इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि इसमें बेसिकली ना पनिशमेंट के करेक्टर के बारे में बताया गया है कि कोई भी ऐसा कन्विक्ट है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कन्विक्ट मान दिया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए। मान लीजिए, चलिए किडनैपिंग का ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने किडनैपिंग कर ली किसी से। ओके, अब किसी की किडनैपिंग कर ली, अब उसने मान लीजिए 2015 में किडनैपिंग कर ली है। ओके, तो अब वो किडनैपिंग कर लिया, वो पकड़ा गया, वो आ गया कोर्ट में। उस टाइम जिस टाइम पे वो कोर्ट में आया, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ये प्रोविजन बना दिया गया कि भाई जो किडनैपिंग करेगा उसको होगी 10 साल की सजा, है ना, उसको होगी 10 साल की सजा। तो अब कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं उसको 15 साल की सजा दे दो। क्यों? क्योंकि 2020 में ये हो गया है कि जो किडनैपिंग करेगा उसको 15 साल की सजा होगी, है ना। हमारे तो इंडिया में क्या होता है, केस चलते भी रहते हैं, 4-5-10 साल तक चलते रह जाते हैं। तो कोई भी ऑफेंस जो हुआ है किसी पिछले डेट पे, और उसका मान लो कि केस चलता रहा, चल रहा है और तब तक एक नया प्रोविजन आ गया, और फिर उस वो जो कन्विक्ट है उस पे कौन सा प्रोविजन, वो जो पर्सन है जो जिसको बताया गया है कि इसने ऐसा कोई भी ऑफेंस किया हुआ है, इसको जिस टाइम पीरियड में इसने गुनाह किया है, जिस टाइम पीरियड में इसने कोई भी ऐसा एक्ट किया है, उसी टाइम पीरियड का लॉ एक पर्सन पे इम्प्लीमेंट होगा, ना कि कोई नया लॉ। नया लॉ कब से इम्प्लीमेंट होगा, कि जब से उसकी डेट है, जब से उसकी डेट है। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट टाइम से ही अपना फैक्ट दिखाने लगेगा, वो बात नहीं आएगी, है ना। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन है, नो वन कैन बी गिवन पनिशमेंट ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन द लॉ। ओके, कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि जिस टाइम पे जिसने जो भी ऑफेंस किया हुआ है उसको पनिश उसी टाइम के रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब किसी ने मान लो कि किसी ने किया है ऐसा ऑफेंस 2000, मान लो 2000 होगी, है ना। 2000 के टाइम पीरियड में क्या था कि किसी ने कर दिया किसी का मर्डर, मर्डर का तो छोड़ ही दो, थोड़ा ऐसा छोटा मोटा रख लेते हैं। मान लो किसी ने क्या कर दिया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली। ओके, किसी इंडिविजुअल ने किसी दूसरे इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली। अब वो प्रॉपर्टी कब्जे में लेने की जो सजा थी वो थी
5 साल की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना। ठीक, अब उसका केस चलने लगा, चलते चलते वो आ गया 2000 का 2010 आ गया। अब 2010 में ये प्रोविजन आ गया कि भाई अब जो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी अगर कोई किसी ने हड़पा तो उसको अब देना पड़ेगा 50, जितनी प्रॉपर्टी है उसका 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा, एंड उसको फिर 10 साल की सजा और होगी। ओके, तो अब जो पर्सन है जिसने किया है ये गुना 2000 में, उसका केस अभी चल ही रहा है, उसमें सजा कुछ हो ही नहीं रही, उसका केस चलते चलते 2010 में आ गया। तो क्या 2010 के जो प्रोविजन 2010 में आया उसके अकॉर्डिंग उसको सजा होगी, कि 2010 में जो ये गुनाह करेगा उसको ये सजा होगी? तो जो 2010 में ये गुनाह करेगा उसको ये सजा होगी, और जो 2000 में किया हुआ है उसको जो सजा होगी वो 2000 के प्रोविजन के अनुसार होगी, है ना। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा दिया कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कि कोई टफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। और ये जो मैंने 2 डेफिनेशन लिखे हैं ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में। बेशक ये लक्ष्मीकांत वाली लाइन आपको न याद रहे, लेकिन ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है और इसमें बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि subject to penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of commission of the act. okay, कि कोई भी पेनाल्टी उससे ज्यादा नहीं हो सकती जो कि उस टाइम के लॉ में प्रिस्क्राइब की गई हो। चलिए, ये हो गया। अब आर्टिकल 20 का क्लॉज बी क्या कहता है? नो डबल जियोपार्डी। ओके, नो डबल जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? जियोपार्डी का मतलब ये होता है कि भाई एक ही ऑफेंस के लिए आप किसी को 2 बार या 4 बार सजा नहीं, मतलब नहीं दे सकते। चलिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप लोगों को सुनने में बहुत मजा आएगा। देखते हैं क्या एक्सप्लेन किया है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। नो पर्सन, कोई भी पर्सन, शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि कोई भी पर्सन ना तो प्रोसिक्यूट हो सकता है ना तो पनिश हो सकता है सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा, है ना। इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। जब लालू यादव जी जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पे एक केस हुआ चारा घोटाला, है ना। ट्रेन वगैरह के घोटाले में बहुत सारे घोटाले का हुआ है कि उन्होंने घोटाला किया, केस उनके पे हुआ। तो उनके वकील ने जो उस टाइम पे उनकी तरफ से बहस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पे बहुत सारे घोटाले का बेसिकली लग गया था, और ये इन फ्यूचर के लिए भी है कि अगर फ्यूचर में भी और चाहे अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे रिस्पेक्टेड लोग रहते हैं जिनके ऊपर कुछ झूठे आरोप लग जाते हैं। तो बाकी सच्चाई आप सब लोग जानते हैं। चलिए, तो झूठे आरोप ऐसे कुछ लग जाते हैं। तो उनके जो वकील थे अपने यादव साहब के, उन्होंने क्या कहा कि भाई अब एक घोटाला घोटाला घोटाला, तो इतना घोटाला करके कितना सजा दोगे भाई? करेक्टर तो सबका एक ही है ना, करेक्टर तो सबका एक ही है कि घोटाला ही है। तो ये तो फिर अपने आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट 20 का 20 क्लॉज 2 का एबोलिएशन हो गया, है ना। कि नो डबल जियोपार्डी हमें तो मिली ही नहीं, हमें तो भाई डबल जियोपार्डी ही बोल रही है, मिली जा रही है कि हमें एक ही ऑफेंस के लिए एक ही एक्ट के लिए बार बार सजाएं मिल रही हैं। तो उस टाइम कोर्ट ने क्या बोला था? उस टाइम कोर्ट ने बोला था भाई साहब घोटाला तो एक ही है, बट किया तो कई ठो है आपने, है ना। चारा अलग कर दिया, ट्रेन में अलग कर दिया, कहीं कुछ अलग कर दिया, तो जो टोटल अमाउंट है घोटाले का वो तो बहुत सारा हो गया, सब में अलग है ना। लेकिन करेक्टर एक ही है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली ये मैंने एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें क्या बताएगा, नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि एक पर्सन है, उसको एक ही के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती है ना। कि अब जैसे एक आदमी है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसको हो गई उम्र कैद की सजा। अब उम्र कैद की सजा हुई, उम्र कैद की सजा फिर से किसी और का, देखो अगर वो किसी एक पर्सन का मर्डर करता है, फिर उसको उम्र कैद हुई, उम्र कैद में हमें पता है 14 साल की सजा होती है, फिर बाहर निकल गया, फिर दोबारा किसी का मर्डर कर दिया, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरा आर्टिकल 20 वायलेट हो जाएगा, अब तो मैंने मर्डर एक बार तो सजा काट के आ गया। नहीं, जितना नुकसान होगा उतना आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। जितना आप नुकसान करेंगे उतना भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम एक बार मर्डर कर दिए तो फिर हम अमर हो गए,
वो वाला नहीं सिस्टम है। एक ही करेक्टर का अगर कोई ऑफेंस है तो उसमें एक ही करेक्टर का और एक ही उसका नेचर है ना, तो उसमें आप बार बार कन्विक्ट नहीं हो सकते हैं, उसमें आपको बार बार सजा नहीं सुनाई जा सकती है। लेकिन अगर उसमें जरा भी डिफरेंसेस होते हैं करेक्टर में तो उसमें आपको सजा सुनाई जा सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, इसका मतलब क्या है? नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा अक्यूज पर्सन है, कोई भी ऐसा अक्यूज पर्सन है, वो खुद का विटनेस नहीं बन जाएगा। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना कि हाँ हाँ जज साहब हमने ही ये किया है, वो सिस्टम नहीं है कि आपने किया है और नहीं किया है वो वकील वगैरह बताएं, पुलिस वगैरह बताएं। अब ऐसा नहीं कि आप खुद ही बता दें हम ही हो जाएंगे, अपने सेल्फ विटनेस हम ही हो जाएंगे, वो सिस्टम नहीं होता है। एक्चुअल जो प्रोसीजर होता है कोर्ट का, है ना, कि कोई भी अक्यूज पर्सन अपना विटनेस खुद नहीं बन जाएगा। नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ओके, चलिए, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्रूशियल पॉइंट थे वो यही थे। ये तीनों नहीं, दो तो बाकी इजी हैं। ये जो फर्स्ट है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये थोड़ा सा टफ था। बाकी ये दोनों तो वही है कि नो डबल जियोपर्डी, एक ही केस के लिए एक ही टाइप ऑफ करेक्टर ऑफ एक्ट के लिए आपको बार बार पनिश नहीं किया जा सकता, और आप अपने सेल्फ विटनेस नहीं बन सकते, या कोई भी अक्यूज सेल्फ विटनेस अपना नहीं बन सकता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज वन दैट इम्पोज पेनल्टीज respectively, that is open act already done or which increased in the penalties for such act. ओके, तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है वो इम्पोज करता है पेनल्टीज को रिट्रोस्पेक्टिवली। कि मतलब जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है वो क्या इम्पोज करता है? वो पेनल्टीज को इम्पोज करता है पिछले सालों से। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि पिछले डेट से। ओके, दैट इज ओपन एक्ट ऑलरेडी डन और विच इंक्रीज द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी एक्ट ऑलरेडी डन हो चुके हो, जो कोई भी ऐसे ओपन एक्ट हो और ऑलरेडी डन हो चुके हो, और ये इंक्रीज करता है पेनल्टीज का एक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इनेक्टमेंट ऑफ सच लॉ इज प्रोहिबिटेड बाय फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20। इनेक्टमेंट ऑफ सच लॉज, सच लॉज का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से, है ना, कि इनेक्टमेंट ऑफ सच लॉ, ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है इसको प्रोहिबिट करता है पहली प्रोविजन जो है आर्टिकल 20 का। पहला प्रोविजन, फर्स्ट मतलब क्लॉज ए, है ना, आर्टिकल 20 क्लॉज ए। क्या बताया गया है कि पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है जो कि इम्पोज करता है पेनल्टी को रिट्रोस्पेक्टिवली मतलब पिछले डेट से। और इनेक्टमेंट ऑफ सच लॉ इज प्रोहिबिटेड बाय फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20। ओके, तो जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है इसका जो प्रोविजन है इसके इनेक्टमेंट को प्रोहिबिट करता है अपना आर्टिकल 20A। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउएवर दिस लिमिटेशन इज इम्पोज ओनली ऑन क्रिमिनल लॉ एंड नॉट ऑन द सिविल लॉ और टैक्स लॉ। ओके, ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि दिस लिमिटेशन इज इम्पोज ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज। तो जो अपना नो एक्स पोस्ट फैक्टो एक्ट है ना, एक्ट तो नहीं है, लॉ है ना, जो अपना नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ किस पे इम्पोज होता है? अपने क्रिमिनल लॉज पे। ये किसी भी सिविल लॉ और टैक्स लॉ पे इम्पोज नहीं होता है। मतलब आपने ले लिया एक घर या एक प्रॉपर्टी या एक दुकान या एक गाड़ी, कुछ भी ले लिया आपने लोन पे, है ना, तो अब आपने जिस टाइम पे लोन लिया, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन ले लिया,
और आपको भरना है, आपका इंटरेस्ट 5 पॉइंट से लग रहा है, 5 पॉइंट से तो नहीं लगता, मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया, 10 पॉइंट से लग रहा है ना, 10 पॉइंट से 10 पॉइंट आपका जाता है, 10% आपका जाता है इंटरेस्ट, ओके। बट कुछ टाइम के बाद इन्फ्लेशन आ गया, होगी महंगाई, अब आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 10 लाख का वो बढ़ गया 12 लाख, है ना। तो वो 12% कर दिया अपने बैंक ने। तो जब 12% कर दिया ना, लेकिन आपने तो जब लिया था तो रूल में यही था कि भाई आप 10% पे ले रहे हैं। तो लेकिन ये जो टैक्स लॉ है या जो किसी भी तरीके के सिविल लॉज होंगे, उस पे अपना आर्टिकल 20 क्लॉज ए इनेक्ट नहीं होगा, इम्पोज नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 20 ए क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का प्रोविजन करता है ना। तो मतलब क्या है, प्रोहिबिट करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को, है ना। तो ये प्रोहिबिट सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे है, किसी सिविल लॉ और टैक्स लॉ पे नहीं है। अगर आपने लोन लिया है या आपने ऐसा कोई भी सिविल एक्ट किया है जो कि पनिशेबल है, तो आप वो जो प्रोविजन है वो आपका रिट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है, ओके। समझ में आ गई बात कि आपने अगर लोन लिया 10 लाख का 10% पे, मान लीजिए 2020 में आपने लिया लोन जो कि 10% पे है, 10 लाख पे, 10 लाख का, और आपका 10 साल का लोन है ना। लेकिन अभी क्या हो गया, 2024 में आरबीआई ने बोल दिया कि नहीं भाई, हम तो 12% लेंगे, अब हो गया इन्फ्लेशन, अब तो हमारा ऐसे नहीं हो रहा, अब तो 12% क्या करेंगे। तो फिर आपका लोन 12% पे ही जाएगा, है ना। आप ये नहीं कर सकते कि हमारा आर्टिकल 21A वायलेट हो गया, अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 21A है वो सिर्फ इम्पोज होता है क्रिमिनल लॉ पे, ना कि एनी सिविल लॉ और टैक्स लॉ पे, ओके। चलिए आगे, आगे क्या लिखा है, इन अदर वर्ड द सिविल लाइबिलिटी और अ टैक्स कैन इम्पोज रिट्रोस्पेक्टिवली, ओके। कि जो सिविल लाइबिलिटीज है और जो टैक्सेज है वो रिट्रोस्पेक्टिवली या पिछले डेट से, रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बेसिकली यही होता है, पिछले डेट से इम्पोज किए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली कन्विक्ट और सेंटेंस अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट द ट्रायल देयरऑफ, है ना। जो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो आर्टिकल 20 क्लॉज ए है ना, वो किस प्रोविजन को प्रोहिबिट करता है, ओनली कन्विक्ट एंड सेंटेंस को, ओनली कन्विक्ट एंड सेंटेंस को प्रोहिबिट करता है, ना कि किसी क्रिमिनल लॉ और ना कि करता है किसी इसको ट्रायल एंड किसी भी ट्रायल पे, और ना कि किसी भी क्रिमिनल लॉ पे। एक बार फिर से देखते हैं। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली कन्विक्ट और सेंटेंस अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट द ट्रायल देयरफॉर, ओके। कि जो अपना एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को प्रोहिबिट करता है अपना आर्टिकल 20 क्लॉज ए, वो सिर्फ किसी कन्विक्ट और सेंटेंस को प्रोहिबिट करता है, वो किसी ट्रायल को प्रोहिबिट नहीं करता है। अगर आपने पिछले डेट में कोई प्रोविजन ऐसा किया है तो आप पे ट्रायल किया जा सकता है, हालांकि आपको कन्विक्ट नहीं बनाया जाएगा, आपको कोई सेंटेंस नहीं सुनाई जाएगी। सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाना, है ना, या ऐसे कोई भी स्टेटमेंट देना जज की तरफ से, है ना। तो वो नहीं होगा, लेकिन आपको ट्रायल किया जा सकता है। अब जो क्वेश्चन फंसाएगा ना, तो फिर यहीं पे फंसाएगा कि ट्रायल को भी कह देगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में भाई तुमको ट्रायल मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, तुम ट्रायल पे जा सकते हो, या कोई भी ऐसा है पर्सन वो ट्रायल पे जा सकता है, बट उसको कन्विक्ट और सेंटेंस नहीं देगा, ओके। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन इम्यूनिटी अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन, ओके। ओके, तो बात इसमें क्या बताई गई है, इसमें ये बताया गया है कि प्रोटेक्शन जो है, जो इम्यूनिटी है अंडर दिस प्रोविजन विच प्रोविजन आर्टिकल 20A, ओके। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं, ओके। तो जो प्रोटेक्शन है, जो इम्यूनिटी हमें मिलती है ना, वो आप क्लेम नहीं कर सकते अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है तो, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है तो, या कोई भी ऐसा डिमांड है जो किसी भी पर्सन की तरफ से सिक्योरिटी की डिमांड है, उस पे आप नहीं कर सकते हैं अपना एक्स पोस्ट फैक्टो लॉकअप। इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है कि अगर हमें पहले से शक हो कि जैसे पहले से शक हो कि भाई किसी कोई ऐसा, अब मान लो कि हमें ये शक हो गया
कि कोई ऐसा एक आतंकवादी है या कोई ऐसा एक पर्सन है, आतंकवादी तो चलो नहीं, कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि कोई ऐसा त्योहार है जो या कोई ऐसी पब्लिक गैदरिंग है, वहाँ पे कुछ करने वाला है, कुछ ऐसी गतिविधि करने वाला है जिससे कि वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो पब्लिक गैदरिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें फैलने वाली हैं, तो उस आधार पे उसको उठा के रख लिया जाएगा। बेशक कि उसके लिए कोई कानून बना हो, नहीं बना हो, बाद में बना हो, पहले बना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन और किसी भी सिक्योरिटी की, जैसे अब मान लो कि कोई पर्सन बोल दिया कि भाई हमको इस आदमी से खतरा है, ये हमको धमकी दे रहा है, तो तुमको जान से मार देंगे, है ना। और अगर वो सीरियस नोट पे है, एक तो है कि आप जाके बकवास कर दिए तो वो आप ही पे केस हो सकता है ना। एक की है कि सीरियस नोट पे, तो जिस पर्सन के प्रति आपने किया है ना कंप्लेन, उसको फिर उठा के रख लिया जाएगा अपने पास और उसकी पूरी जांच होगी। फिर उसके लिए ये नहीं देखा जाएगा कि पोस्ट फैक्टो लॉ लग रहा है, नहीं लग रहा है, कब से नियम है, नहीं नियम है, नियम कोई है भी कि नहीं है, वो सब चीजें यहाँ पे मायने नहीं रखती है। तो दो बात याद रखनी है कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो हमें प्रोटेक्शन देता है, जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का प्रोटेक्शन है हमारे पास, वो किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन पे नहीं मिलता है और किसी पर्सन के सिक्योरिटी पे नहीं मिलता है। बाकी आप इस तरीके नॉर्मल अगर क्रिमिनल लॉ चल रहा है, ऑफेंस चल रहा है, उसके प्रति लॉ है, ये सारी प्रोविजन है, तो आप इसमें कर सकते हैं। ओके, बहुत टाइम लेके और बहुत ही डिटेल में मैं ये चीजें आप लोगों को कवर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई वो न रह जाए, कहीं पे भी कोई भी डिफेक्ट न रह जाए। हालांकि ये थोड़ा टफ प्रोविजन है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको रिपीट पे करके देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी की प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली सिर्फ किस पे मिलता है हमें? प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और द जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। इन अदर वर्ड ये क्या है? इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर। ओके, तो जो हमें डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन मिलता है ना, वो सिर्फ हमें मिलता है कौन सी प्रोसीडिंग पे? प्रोसीडिंग कोर्ट की प्रोसीडिंग पे या तो जुडिशियल ट्रिब्यूनल के प्रोसीडिंग पे। अगर किसी की डिपार्टमेंटल जांच चल रही है या किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से कोई जांच चल रही है जो जिसका की नेचर जुडिशियल नहीं है, तो वहां पे हमें ये डबल जियोपार्डी का नहीं मिल पाता है। अगर मान लीजिए कि किसी ने केस किया है, मान लीजिए कोई ऐसा डिपार्टमेंटल आदमी है, किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट का है मान लीजिए, है ना। अब उसने पैसा ले लिया, या उसने कुछ किसी से घूस खा लिया, उसने कोई ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी कहीं पे, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन होगा उस आदमी पे या उस डिपार्टमेंट के पर्सन पे, जो उसके लिए डिपार्टमेंटल जांच बैठेगी ना, फिर उसमें आपके डबल जियोपार्डी वाला जो सिस्टम है, जो ये प्रोटेक्शन है, ये लागू नहीं होगा। फिर उसको डबल जियोपार्डी दी जा सकती है कि उसको किसी एक ऑफेंस के लिए 2 या उससे ज्यादा उसके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं, अगर ये डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन होगा तो, है ना। कि डिपार्टमेंट में जाने से पहले हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं किस चीज की? किसी डिपार्टमेंट में जाने की। डिपार्टमेंट में जाने से पहले तो आप लोगों को मिल सकता है ये प्रोविजन, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट में चले गए और दोबारा आप पे अगर किसी गलती से कभी अगर जांच बैठ गई, तो फिर अब डबल जियोपार्डी वाला सिस्टम यहाँ पे होगा लागू नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, तो जो प्रोटेक्शन हमें मिलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, वो एक्सटेंड होता है दोनों तरीके से, कि कोई भी ओरल एविडेंस भी आप नहीं दे सकते अपने खिलाफ, ना कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में भी बना के नहीं दे सकते हैं कि कुछ लिख दिए कि नहीं भाई हमने ही किया था, ये हमने ही सारे मतलब गुनाह किए हैं, ये ना तो आप लिख के दे सकते हैं, ना तो ओरल देने को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मान ही लेगा जज, मानता भी नहीं है। ज्यादातर टाइम क्या होता है, यही होता है ना, पुलिस के सामने कोई भी जो है उसने बयान दे दिया कुछ और, कोई भी जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो खैर पुलिस में जाने नहीं होता है, क्योंकि
कोई किसी को किसी भी केस में उठा के रख लेते हैं, वो पता नहीं दोषी होता भी है नहीं होता है ना। तो अगर आप पुलिस के सामने कोई भी बयान दे देते हैं और तो अगर जब तक कि आप अग्री नहीं करेंगे जज उसको मानता नहीं है, उसको फिर पूरा बयान भी माना नहीं जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, compulsion to give in thumb impression, specimen signature, blood specimens and the compulsory exhibits of the body। बेसिकली वही नेचर बताया गया है कि इट डज नॉट एक्सटेंड कि जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो प्रोविजन है ना वो ऑल्सो नहीं एक्सटेंड होता है किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से, या कोई भी ऐसा कंपल्सन होता है जो कि जैसे थंब इम्प्रेशन हो गया या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सिग्नेचर हो गया या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी हो गया, इन सब चीज़ों तक ये एक्सटेंड नहीं होता है जो हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पॉइंट है। ओके आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट एक्सटेंडेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग और प्रोसीडिंग विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि फिर जब क्वेश्चन आता है, हालांकि ये जो पॉइंट है ना इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है प्री में। बेसिकली ये नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ का इसका मीनिंग पूछ लेता है बेशक, और ये जो 3 पॉइंट है ये बेशक दे दिए जाएंगे, लेकिन इतनी डिटेलिंग नहीं आता है। इतनी डिटेलिंग आपको पता रहनी चाहिए कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं और उसमें जो बहुत ही प्री या मेंस में कुछ ऐसे क्रूशियल चीजें दे दी गई हैं, वहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, या कभी आपको इंटरव्यू में अगर कुछ ऐसा प्रोविजन पूछ लिया तो वहां पे आप लोगों को अपने आप को डिफेंड करके अपने आप को थोड़ा सा ये कि नहीं हमें चीजें कॉन्सेप्चुअल पता है, उसके लिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो क्या इसमें बताया गया है, इट एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ओके तो क्या बताया गया कि यहाँ ये सब चीज से ना वो एक्सटेंड नहीं होता है, या एक्सटेंड होता है कहाँ पे, ओरल एविडेंस दिया जा सकता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, मतलब ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया जा सकता है कि यहाँ हमें प्रोटेक्शन मिलता है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रोटेक्शन हमें मिलता है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन हमें कहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप गए, जैसे कोई भी अब एक है वो उसने किसी का मर्डर कर दिया, अपने ही घर के चाकू से कर दिया या किसी चाकू से कर दिया, तो वो चाकू जो है वो जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसको आप उसके प्रति क्या एविडेंस के थ्रू एविडेंस के तरीके यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि भाई ये तो चाकू हमारा, इसको भी नहीं होगा, हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाएगा इससे तो हम खुद ही गवाही दे देंगे, तो वो नहीं होगा, है ना। या कोई भी ऐसा थंब इम्प्रेशन है, जैसे होता है ना आजकल क्या फिंगर प्रिंटिंग होती है, बहुत ज्यादा चेक होता है ना, सब फिंगर प्रिंट चेक कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो वो सब कि ब्लड है या कोई भी ऐसा सिग्नेचर है, कुछ भी ऐसा माइनर, जैसे जाते हैं लोग इन्वेस्टिगेट करने, तो क्या ये सब चीजें ही ढूंढते हैं ना कि क्या है नहीं है, भाई हम देखें तो फिर हमें कुछ एविडेंस मिले, तो एविडेंस तो उसी इंसान का मिलेगा जो कि फिर उसने ऑफेंस किया है ना। तो आप खुद से ना तो ओरली बोल के ना डॉक्यूमेंट्री लिख के आप अपना सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं दे सकते हैं। बाकी इन सब चीजों में ये प्रोविजन एक्सटेंड नहीं होता है। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताया गया है, ये बताया गया है कि इट एक्सटेंड ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कि ये जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है ना सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए मिलता है, ये किसी सिविल प्रोसीडिंग के लिए और किसी ऐसी प्रोसीडिंग के लिए जो कि जिसका नेचर क्रिमिनल नहीं है उसके लिए नहीं मिलता है ना, उसके लिए नहीं मिलता है। उसमें आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सिविल एविडेंस आप दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या ले, यहाँ पे एग्जांपल अभी आप ले सकते हैं अपनी ईडी का, है ना, कि ईडी क्या है, ईडी अभी तो ओरल इंक्रिमिनेशन पे ही चल रही है कि अगर आप कबूल लें कि हमने ही किया है तो आप पे हो जाएगा। अब जैसे जैसे कोई भी ऐसे क्रिमिनल चीजें होती है ना, तो पुलिस के सामने आप अगर कोई बयान देते हैं, ईडी इज नॉट अ पुलिस, ओके, तो अगर आप पुलिस के सामने कोई बयान देते हैं तो वो कोर्ट में आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं, मतलब एक्सेप्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, ज्यादातर चांस होता है कि नहीं करता है, क्योंकि कोई भी इंसान, मतलब वो क्या है पूरे आप पे डिपेंड है कि आप नहीं दे सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ईडी के सामने कोई या ईडी या कोई भी ऐसी एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी, अगर उसके सामने किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो जज के सामने फिर एज अ सबूत, एज अ एविडेंस हो जाता है कि भाई इसने तो ये बोल दिया, इसने तो ये स्टेटमेंट दी है, अब ये स्टेटमेंट होगी फाइनल।
अब जैसे हम चले गए अपना कोई भी ऐसा जो कि सेंट्रल एजेंसीज है उसके सामने अगर कोई भी ऐसे प्रोविजन आते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, उसके सामने जो स्टेटमेंट आता है वहां पे वो स्टेटमेंट जज के सामने एज अ एविडेंस प्रूफ किया जा सकता है। ओके, चलिए क्लास बहुत लंबी होगी आज। मैं सोची थी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21A और आर्टिकल 21 ये तीनों मैं कवर कर लूंगी, लेकिन मेरी यही क्लास 1 आवर की होगी अप्रॉक्स, तो फिर अगली क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आर्टिकल 20 बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21A भी बहुत बड़ा और बहुत बहुत बड़ा तो नहीं है खैर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझाने की जरूरत है। चलिए, तो आशा करती हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा हो और आप लोग अच्छे से चीजें कर पा रहे हो। देखिए, इस ये जो वीडियो है ना, इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एक तो ये है कि मैं जो बता रही हूँ उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। दूसरा, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो आप लक्ष्मीकांत अपने सामने रख लें और उससे लाइन बाय लाइन मिलाते रहें और उससे पढ़ते रहें, तो फिर वो भी एक तरीका हो सकता है ना। और नहीं तो बाकी इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको फिर एक वीडियो कम से कम 4 से 5 बार देखने की जरूरत होगी, क्योंकि मैं आज यहाँ पे बैठ के पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें पढ़ी है और समझी है, इसकी एक एक पॉइंट, तब जाके मैं इतना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो अब तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार वीडियो देख लिए और आप विवेकानंद हो गए कि पूरा समझ में ही आ गया सब, ऐसा नहीं होता है, तो बार बार समझने की जरूरत पड़ती है। चलिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट तो जरूर करिए, कमेंट तो करते नहीं है आप लोग, है ना। चलिए, धन्यवाद।